Hi everyone, welcome to Calculus with IJ. So everywhere I listen case studies, case studies, case studies. स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों केस स्टडीज़ का डर है, बट डोंट फियर. आज जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो केस स्टडीज़ का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. तो मैंने जो केस स्टडीज़ कंपाइल की हैं वो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में से हैं, और सीबीएसई ने इस साल एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलीज़ किए हैं. तो उस क्वेश्चंस में जो केस स्टडी सीबीएसई ने प्रोवाइड की है तो वो भी मैंने इसमें कंपाइल की है. केस स्टडीज से डरने की कोई बात नहीं है. केस स्टडी इज लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन. जैसे नॉर्मल बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है, नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होता है, बट उस क्वेश्चन के जो डिफरेंट जैसे मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन दिया होता है तो हमें कुछ पूरा एक स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ पूरा एक क्वेश्चन दिया होता है और हम उसको सॉल्व करते हैं. बट यहाँ पे सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने स्टेप वाइज क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसी में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. जैसे अगर एक प्रॉपर मैक्सिमा मिनिमा का केस स्टडी का क्वेश्चन हो गया कि एक वायर है, वायर से दो पीसेस कट किए हैं, एक से सर्कल निकाला है और एक से हमने स्क्वायर बनाया है, तो एरिया को मिनिमाइज करना है. तो वहाँ पे हम एक फ्लो में क्वेश्चन करते हैं, बट यहाँ पे केस स्टडी फॉर्म में ना उसके क्वेश्चंस को ब्रेक करके पूछा होगा. जैसे पूछा होगा कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो एरिया के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन लिखो. देन उसको उसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे. तो ये जो क्वेश्चंस उस पर बेस्ड पूछे होंगे वो डिफरेंट स्टेप्स में पूछे होंगे क्वेश्चन, तो उसी से केस स्टडी बनती है. बाकी दिस इज जस्ट लाइक नॉर्मल क्वेश्चन ओनली. बेस थ्योरम में से भी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप पूछा होगा, फिर उसके बाद वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये है फर्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ. तो ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें पूछा हुआ है टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन. केस स्टडी जब भी सॉल्व करनी है उसको पहले ध्यान से पढ़ना है. तो बेटर है कि जब भी हमें रीडिंग टाइम मिलता है बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें जो 15 मिनट्स होते हैं उसमें केस स्टडीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लो, तो उससे हमें पता होगा. क्योंकि कई बार केस स्टडी की जो थ्योरी दी होती है वो बहुत लंबी दी होती है और उसमें से बहुत सारा पार्ट रेलिवेंट होता भी नहीं है. तो एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि उस केस स्टडी में क्या पूछा हुआ है. टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस. 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12. तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि जो गिवन फंक्शन है वो fx है, और उसमें जो x है वेरिएबल उसकी इंटरवल गिवन है 0 to 12 और वो क्लोज्ड इंटरवल है. m is a constant, so fx is the temperature in Fahrenheit at x days. X is number of days and fx is temperature. सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा है इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0,12, जस्टिफाई योर आंसर. जब भी हम फंक्शन की कंटिन्यूटी देखते हैं, कंटिन्यूटी हम हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में देखते हैं, बट जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो हमेशा ओपन इंटरवल में देखते हैं. और हमें ये देखना होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है. तो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि ये तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है. तो यहाँ पे हमें बस ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि fx इज़ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, सो इट इज़ डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0,12. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m. तो 6 ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट गिवन है, हमें m की वैल्यू निकालनी है. उसके बाद इसी का जो बाकी का पार्ट है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स निकालने हैं इन ओपन इंटरवल 0 to 12, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स भी निकालने हैं इन इंटरवल 0,12.
तो इसमें points of local maxima minima in interval 0, 12 and absolute maxima minima in closed interval 0 to 12 and corresponding local maximum, local minimum value and local maximum, absolute minimum values भी निकालनी है। तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स थे। 4 मार्क की केस स्टडी होएगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 मार्क का है, सेकेंड पार्ट भी 1 मार्क का है, थर्ड पार्ट इज़ फॉर 2 मार्क्स। अब इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि शुरू वाले 1, 2, 3 पार्ट्स करने हैं। ये गलती बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। जैसे इसमें ये गिवन था ना कि फर्स्ट सेकंड पार्ट, फिर उसके बाद थर्ड गिवन है, फिर और गिवन है, तो उनको लगता है या हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करने हैं या फिर हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें नंबरिंग से भी पता चल जाएगा। इसमें पार्ट है 1, पार्ट है 2, फिर उसके बाद ये 3 और ये 3। तो दैट मीन्स सिर्फ 3 पार्ट में जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें चॉइस है। फर्स्ट सेकंड पार्ट्स आर कंपल्सरी। इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखो। यहाँ पे हमें लग रहा होगा कि हाँ ये इजी है, ऐसे कैसे हो सकता है, कि ऐसे कौन गलती कर सकता है, बट जब हम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस टाइम हमारा मेंटल स्टेट थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होता है या कई बार हाइपर होता है। तो कई बार, नॉट एवरी टाइम, तो कई बार हम स्ट्रेस में ये गलतियां कर देते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है कि जो ऑप्शन है वो थर्ड पार्ट के बीच में ही है। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमें करने ही करने हैं। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ये हमने पढ़ लिया, हमें मेन चीज़ पता चल गई। एफ एक्स ये है, एम इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड इंटरवल गिवन है। सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी देखनी है। पहले तो हमें जगह चाहिए लिखने के लिए, तो इसको कर देते हैं छोटा। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस स्टडी। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इज इट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to 12। मैं ना एफ एक्स लिख देती हूँ। सो एफ एक्स इज -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.x 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12। फर्स्ट पार्ट इज फंक्शन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0, 12। क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन है, पर हम लिखेंगे एफ एक्स बीइंग पॉलिनॉमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 12। तो इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 12। तो हो गया फर्स्ट पार्ट, वेरी सिंपल। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इफ x इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m। x क्रिटिकल पॉइंट है। याद करो क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते कैसे हैं। जैसे एफ एक्स गिवन होता है, ठीक है, उससे हम क्या निकालते हैं? एफ डैश एक्स। उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की कोई वैल्यू आती है, 1-2 वैल्यूज आती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्रिटिकल पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को उल्टा यूज करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 से हमारा x इज इक्वल टू c आया है, तो दैट मीन्स एफ डैश c जो है वो 0 होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 पुट करने से ही x c आया है। मतलब अगर x की जगह c हो तो एफ डैश c 0 होगा। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज -0.1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, एम एक्स का हो जाएगा m और 98.6 तो कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। सो दिस बिकम्स -0.2x प्लस m। अब x इज इक्वल टू 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि ये हमें गिवन है। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट होगा दैट मीन्स एफ डैश एक्स 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम x की जगह 6 पुट करेंगे, -0.2 इंटू 6 प्लस m इज इक्वल टू
0, तो -0.2 इंटू 6 इज -1.2, तो इससे हमारी m की वैल्यू आ गई 1.2. तो इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m, तो इसका आंसर होगा m इज इक्वल टू 1.2. अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले हमें पूछा हुआ है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो ये है थर्ड पार्ट. उसके लिए हमें चाहिए होगा f डैश x. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए तो हमने f डैश x निकाला था -0.x प्लस m. m की वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई थी 1.2. वो पुट कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली फंक्शन आ जाए. -0.x प्लस 1.2 आया था हमारा f डैश x. इसमें से -0.2 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा x माइनस 6. तो यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना है. तो ब्रेक पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 6 है, और हमारी जो इंटरवल गिवन थी वो गिवन थी 0 to 12, और उसके बीच में है 6. अब देखो इसमें अगर हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता, जैसे x माइनस 6 गिवन होता, पर ये है बट यहाँ बाहर नेगेटिव साइन है. अगर यहाँ नेगेटिव साइन ना होता, 0.2 इंटू एक्स माइनस 6 होता, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाती इंटरवल. बट क्योंकि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगी. तो हम लिखेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0,6. 0,6 क्योंकि हमें जो इंटरवल गिवन थी वो क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, तो हम 0 वाली साइड, 0 to 12 वाली साइड क्लोज्ड इंटरवल है, तो 0 वाली साइड हम क्लोज लगा सकते हैं. बट 6 जो हमने पॉइंट खुद से निकाला है तो उसमें ओपन इंटरवल लगाएंगे. एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 6 to 12. इसमें अगर ऐसे नहीं पता चलता तो 0 to 6 के बीच में कोई पॉइंट लेके देख लो, जैसे 5 लेके देख लो. तो 5 को इसमें पुट करके देख लो. 5 माइनस 6 इज नेगेटिव, माइनस आएगा और ये भी माइनस है, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव होएगा, तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है. 6 to 12 में 7 लेके देख लो. 7 माइनस 6 इज 1, जो कि पॉजिटिव होएगा. पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा. तो उससे हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले कौन से पार्ट्स हैं. नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा इफ एनी इन द इंटरवल 0 to 12. पहले इसमें एक्चुअली 2 पार्ट्स गिवन हैं, जिसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा के भी निकालने हैं एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के भी क्वेश्चंस हमें निकालने हैं. तो ये हमारे जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चंस हो गए, तो हम क्वेश्चन तो पढ़ चुके थे. क्योंकि वो थर्ड का और पार्ट था, तो यहाँ पे ना जब भी सॉल्व करना है दोनों में से कोई एक, तो थर्ड और करके लिखना है. सबसे पहले हमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना था इन ओपन इंटरवल 0 to 12. तो हम ऑलरेडी f डैश x जो है वो निकाल चुके हैं, -0.2 इंटू एक्स माइनस 6 ये हमने निकाला था. या फिर इसको ऐसे ही लिख लो -0.2x प्लस 1.2. तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम f डैश x को 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 6. फिर हम f डबल डैश x निकालेंगे. f डबल डैश x मैं यहीं से निकाल रही हूँ, -0.2 आ रहा है. अगर हम इसमें x को 6 पुट करें तो भी -0.2 आएगा, विच इज़ लेस देन 0. तो x इज इक्वल टू 6 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो यहाँ पे हमारा सिर्फ लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ रहा है, कोई भी लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं आ रहा है, बिकॉज वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट. अब लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हमेशा हम f(x) में पुट करके निकालते हैं. तो f(x) में x की जगह हम 6 पुट करेंगे. एक बार मैं f(x) लिख लेती हूँ. तो f(x) था
0.1x² प्लस m की वैल्यू 1.2 थी तो 1.2x प्लस 98.6। तो इसमें हम x की जगह 6 पुट करेंगे, माइनस 0.1 इंटू 36 हो जाएगा और ये 1.2 इंटू 6 प्लस 98.6। सो दिस इज माइनस 3.6, यहाँ पे 7.2 प्लस 98.6, इन दोनों को माइनस करके आएगा 3.6 प्लस 98.6। तो इसका आंसर इज, यहाँ पे डेसिमल आएगा 102.2। तो x इज इक्वल टू 6 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा and local maximum value is 102.2। तो इसको कम करना है हमने हाईलाइट। उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का निकालना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का मेथड क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालते, हम उसमें सिर्फ जो फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट आता है उसको यूज़ करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा f6 आया था, fx हमारा फिर से यही है। तो f जो क्लोज्ड इंटरवल हमें 0 to 12 में एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना था, तो सबसे पहले f0 निकालेंगे। f0 इज़, ये टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म इज़ 0, ये 98.6, तो f0 की वैल्यू आ गई 98.6। उसके बाद हम निकालेंगे f12। f12 होगा माइनस 0.1 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 1.2 इंटू फिर से 12 आ गया प्लस 98.6। तो यहाँ पे माइनस 14.4 आ रहा है और ये भी 144 होगा और एक डेसिमल है तो 14.4 होगा प्लस 98.6। तो इसकी वैल्यू ये और ये कट के 98.6 आ रहा है। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो कि 0 एंड 12 दोनों पे वैल्यू इज़ 98.6। उसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट पे निकालनी होती है। एक बार फिर से बता रही हूँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल गिवन है 0 to 12 और हमने क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी निकाला है। तो क्रिटिकल पॉइंट को, और अगर क्रिटिकल पॉइंट एक से ज़्यादा आ रहे हो तो हमें उस पर चेक करनी है fx की वैल्यू, और जो क्लोज्ड इंटरवल गिवन होती है उसके एंड पॉइंट्स पे चेक करनी है। तो क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट था f6, f6 भी हमने कैलकुलेट कर लिया था 102.2, चाहे इसको नेम कर सकते हो कि फ्रॉम 1। अब देखो इसमें हमें दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू 98.6 आ रही है और मैक्सिमम इज 102.2। तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 102.2 एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी लिखना है कि किस पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो वो होगा 6। इसको क्वेश्चन को मार्क कर देना है। देन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 98.6 एंड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएंगे 0 एंड 12, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे आ रही है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और इसके साथ हमारी केस स्टडी हो गई सॉल्व। बट ध्यान देना है कि थर्ड पार्ट में देयर वाज चॉइस, तो हमें थर्ड में से कोई एक पार्ट ही करना है। अगर बोर्ड में दोनों पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हो तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया होगा उसी के मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी हमें थर्ड, जैसे 2 ऑप्शन से अगर पहले वाला करना है तो उसको थर्ड ही लिख देना बोर्ड एग्जाम में, अगर वो नहीं कर रहे सेकंड कर रहे हो तो थर्ड के साथ और लिख देना। Next is case study 2. Read the following passage and answer the questions given below.
In an elliptical sport field, the authority wants to design a rectangular soccer field with the maximum possible area. तो इसमें देखो ये ऐसे एलिप्स गिवन है और एलिप्स के अंदर ये रेक्टेंगल बनेगा जो कि सॉकर फील्ड होगा विच मैक्सिमम पॉसिबल एरिया. स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे एलिप्स का पूरा इक्वेशन गिवन है. Length and breadth of the rectangular field are 2x and 2y respectively. Find the area function in terms of x. तो सबसे पहले हमें क्या पता चला, एक एलिप्स है, एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एलिप्स की इक्वेशन गिवन है और रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ 2x एंड 2y गिवन है. सबसे पहले पार्ट में हमें एरिया फंक्शन निकालना है, एरिया की वैल्यू निकालनी है, बट ध्यान देना है कि रेक्टेंगल के जो वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो 2x एंड 2y गिवन है. सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं. तो ये होगा एलिप्स जिसकी इक्वेशन गिवन है. एलिप्स की इक्वेशन क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो बेटर है कि यहाँ पे हम वर्टिसेस मार्क कर दें a,0 माइनस a,0, दिस इज 0, p, दिस इज 0, माइनस p, सेंटर में होगा 0, 0. और इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमें मैक्सिमम चाहिए. रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन है 2x एंड रेक्टेंगल की विड्थ हमें गिवन है 2y, ये सब हमें गिवन है. इसको ले लेते हैं p xy. लेट p xy बी अ कॉमन पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल एंड एलिप्स, मतलब एलिप्स पे लाई करता है उसी पे लाई करेगा जहाँ पे रेक्टेंगल का वर्टेक्स लाई करता है. अब देखो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. एंड वाई स्क्वायर का बी स्क्वायर भी उस साइड ले जाओ तो बी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा. जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो b अपॉन ए आ जाएगा और अंदर आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो जो हमारा पॉइंट पी एक्स वाई था वो एक्चुअली बन गया, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ x निकालना है एरिया फंक्शन, तो हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं. तो x कॉमा b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. अब एरिया जो होगा, नाउ वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट. एरिया जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 2x एंड 2y. तो ये हो जाएगा 2x एंड 2y. तो 2x इंटू 2y इज एरिया. 2 इंटू 2 इज 4x एंड y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो और एरिया फंक्शन इज 4b अपॉन ए एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक्स स्क्वायर था. सो दिस इज आंसर टू आवर फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही निकालना था एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तो ये आ गया. अब है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन. क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन के लिए हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, राइट? यहीं पे ले लें डेरिवेटिव. तो सेकेंड में क्रिटिकल पॉइंट के लिए dA बाई dx निकालना पड़ेगा. 4b अपॉन ए को मैं लिख रही हूँ बाहर और x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे लगेगा प्रोडक्ट रूल. x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. चेन रूल से ए स्क्वायर का 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1. सो दिस बिकम्स 4b अपॉन ए, ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर. और जब हम एलसीएम लेंगे पूरे का रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 4b अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा आ गया डेरिवेटिव. डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ आवर सेकेंड पार्ट आंसर विच विल गिव आंसर टू आवर सेकेंड पार्ट. तो ये हमारी dA/dx की वैल्यू आ गई. सेकेंड पार्ट में हमें क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है. एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूरा. फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एंड यूजिंग फर्स्ट थर्ड पार्ट में है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें 2x एंड 2y निकालना है दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया. और उसके और पार्ट में है उसको सेकेंड डेरिवेटिव से निकालना है दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया. तो क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम dA/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो पुट dA/dx इज इक्वल टू 0. ये था 4b अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो चेक कर लेते हैं. 4b अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर राइट. ये तो नॉन ज़ीरो होंगे उस साइड जाके 0 हो जाएगा. तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 0. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाएगा. x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट. तो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट. अब थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है और मैक्सिमम एरिया के लिए, मैक्सिमम एरिया निकालना नहीं है, मैक्सिमम एरिया के लिए लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का हमारा मेथड क्या होता है. अब देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 आया. अगर हम इसको रफली देखेंगे तो रूट 2 a अपॉन 2a होगा. रूट 2 इज 1.4 अपॉन 2a तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.7a हो जाएगा. तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम क्या लेते हैं. सबसे पहले एक वैल्यू है विच इज़ लेस देन x लेते हैं. उस पर हम dy/dx का साइन चेक करते हैं. देन वी टेक अ वैल्यू मोर देन x, क्लोजर होनी चाहिए वैल्यूज़, एंड उस पर dy/dx का साइन चेक करते हैं. तो सबसे पहले इफ़ x इज़ लेस देन a अपॉन रूट 2 एंड क्लोजर टू a अपॉन रूट 2 तो उस केस में dy/dx क्या होगा. dy/dx जो है दैट मीन्स dA/dx क्या होगा. अब देखो dA/dx जो था वो था हमारा 4b अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. न्यूमरेटर में पुट करके देख लेते हैं, उसी से आइडिया हो जाएगा. ए स्क्वायर माइनस 2x जो था ए स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर पुट कर लेते हैं. उससे नहीं पता चल रहा हमें, उससे तो 0 आ जाएगा. तो इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स जो है 0.7a है तो 0.49 ए स्क्वायर, जो सिर्फ न्यूमरेटर निकाल रही हूँ. तो 0.98 ए स्क्वायर आ रहा है. तो 1 माइनस 0.98 जो होगा वो पॉजिटिव होगा. डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव आएगा. तो dA/dx इज ग्रेटर देन 0. ये पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद इफ़ x इज ग्रेटर देन a अपॉन रूट 2 एंड क्लोजर टू a अपॉन रूट 2 देन dA/dx क्या आएगा. अब देखो हमने वैल्यू निकाली है 0.7a, तो उससे ग्रेटर 0.8 ले लो. न्यूमरेटर में ही चेक करते हैं. ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.8 हो जाएगा 0.64 ए स्क्वायर. तो 0.64 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.28 आ गया. तो ये नेगेटिव आ रहा है. ठीक है. सो दिस इज लेस देन 0. ये वाला पार्ट जो है वो हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे लेस देन वैल्यू पे आ रहा है पॉजिटिव और इस पे आ रहा है नेगेटिव.
तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सिंस dA by dx changes sign from positive to negative as x increases through a upon root 2, therefore x is equal to a upon root 2 is a point of, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा और हमें निकालना है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ थी 2x, तो x की जगह a अपॉन रूट 2 पुट करेंगे तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा रूट 2a एंड मैक्सिमम ब्रेड्थ इज 2y। तो इसमें भी क्योंकि हमने b की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ x, तो y हमने निकाला था b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा y था b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a अपॉन रूट 2 पुट करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर अपॉन 2। जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर में a स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा रूट 2, मतलब ये रूट से बाहर आके a हो जाएगा, a एंड a कट गया तो ये आ गया b अपॉन रूट 2। बट ये तो y है ना, 2y निकालना है तो 2b अपॉन रूट 2, तो दिस इज अगेन रूट 2b, तो रूट 2b। तो मैक्सिमम ब्रेड्थ लेंथ जो है वो रूट 2a आया और मैक्सिमम ब्रेड्थ इज 2y विच इज रूट 2 अपॉन b। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का फर्स्ट वाला, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब थर्ड का सेकंड पार्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब और वाला है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें लेंथ 2x एंड 2y निकालनी है दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया, मतलब एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो जब हम थर्ड का और वाला लिखेंगे तो साथ में और लिखेंगे। देखो डी बाई डी एक्स क्या आया था, एक्चुअली इसमें ना हमारा रूट में आ रहा है, तो रूट से जब हम डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे ना फिर इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। एरिया इज 4b अपॉन ए एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया इज 4b अपॉन ए एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे रूट हटाने के लिए ना स्क्वायरिंग कर लो, तो इसको a डैश ले लो, a डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 16 b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और a डैश स्क्वायर को वापस a पुट कर दो तो a हो जाएगा 16 b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, साथ में x भी था, एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेथड होता है रूट हटाने का जहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो। तो a हो जाएगा 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको ना एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा। अब हम डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो होगा 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था तो हमारा हो जाएगा, एक्चुअली हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं तो मैं उसको हटा रही हूँ। तो हमारा डी ए बाई डी एक्स जो आया है 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं, एक्चुअली मैं डी ए बाई डी एक्स दोबारा निकाल रही हूँ। 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो 2a स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 4 का 4x क्यूब।
क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 2a²x, ये तो लेने की जरूरत नहीं, सो दिस पार्ट इज इक्वल टू 0, ये उस साइड जाएगा 4x³, 2 से 2 कट गया, a² और यहाँ पे 2 आया और x से एक x³ में से एक x कट गया, x², तो x की वैल्यू a/√2 आ गई। तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालना इजी हो जाएगा, 16b² इंटू 2a², यहाँ पे -12x²। सेकेंड डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू a/√2, या इसको हम ठीक है यही पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू a/√2 पुट करेंगे, तो 16b²/a² इंटू, या फिर a की जगह √2x पुट कर लेते हैं, तो a² हो जाएगा, a इज √2x, तो a² हो जाएगा 2x², ऑलरेडी एक 2 है तो 4x² माइनस 12x², तो -8x², तो -8x² इंटू 16b²/a² is less than 0. Therefore, x is equal to a/√2 is a point of maxima. तो हमें मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम लेंथ एंड विड्थ निकालनी है फॉर मैक्सिमम एरिया। तो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज a/√2, तो a/√2 वाला पार्ट आ चुका है। उसके बाद ये हमारा एरिया हो गया मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम लेंथ का यही पार्ट होगा जो हमने पहले किया है, 2x दोबारा लिखना है, मतलब ऑब्वियसली हम दोनों में से एक पार्ट करेंगे, तो मैक्सिमम लेंथ इज 2x विच इज 2a/√2, जो कि हो जाएगा √2a, एंड मैक्सिमम विड्थ के लिए y की वैल्यू हमने निकाली है x की वैल्यू पुट करके, तो 2y आएगा √2b, तो मैक्सिमम विड्थ इज √2b एंड मैक्सिमम लेंथ इज √2a। तो ये हो गई हमारी सेकेंड केस स्टडी। सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, read the following passage and answer the questions given below. There are two anti-aircraft guns named as A and B. दो guns है A and B. Probabilities that shell fired from them hits an airplane are 0.3 and 0.2 respectively. मतलब A जो है वो एयरक्राफ्ट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, B के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2. बोथ ऑफ देम फायर्ड वन शेल एट एन एयरप्लेन एट द सेम टाइम। एक सिंगल एयरप्लेन जा रहा है, दोनों ने उसमें से फायर किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन का मतलब है कि अगर A का हिट करेगा तो B का नहीं करेगा, अगर B का हिट करेगा तो A का हिट नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है, इफ इट इज नोन दैट शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, ये हमें पता है, मतलब दिस इज गिवन कि सिर्फ एक ने हिट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम B, तो B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट ये जो फर्स्ट वाला इवेंट है ऑलरेडी अकर्ड। ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी हो सकता है, बेस थ्योरम से भी हो सकता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से थोड़ा इजी हो जाएगा, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि A के हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.3 और B के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हिट्स द प्लेन। एग्जैक्टली वन हिट्स द प्लेन का मतलब है कि या तो A करेगा तो साथ में B नहीं करेगा, या प्रोबेबिलिटी है कि B करेगा तो A नहीं हिट करेगा। दिस और दिस इंटरसेक्शन है, मतलब ये साइमल्टेनियसली होंगे। जब भी और होता है तो बीच में आता है प्लस साइन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ से PA 0.3 है तो PA डैश निकाल लेते हैं, वो होता है 1 माइनस PA,
तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा 0.7। इसी तरह यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकाल लेते हैं जो कि 1 माइनस 0.2 होगा विच इज़ 0.8। अब यहाँ पे ए अगर हिट कर रहा है बी नहीं कर रहा, तो ए को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना बी कर रहा है या नहीं कर रहा, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसमें हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो हमें कुछ गिवन नहीं तो हम चेक कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे अब हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इस इवेंट को ना ई ले लेते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा पी ए इज़ 0.3 इंटू पी बी डैश इज़ 0.8 प्लस पी ए डैश इज़ 0.7 इंटू पी बी इज़ 0.2। तो ये हो जाएगा 0.24 प्लस 0.14 विच इज़ इक्वल टू 0.38। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 0.38। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये गिवन है कि इफ़ इट इज़ नोन दैट, नोन है कि शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, दैट मीन्स exactly one of them hits the plane is event E, E is known, मतलब E is given। हमें निकालना है what is the probability it was fired from B। तो probability of B such that E is given। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा probability of B intersection E upon probability of E। अब B intersection E क्या होगा? B मतलब fired from B, E मतलब fired from या only A या only B। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या होगा? fired from B ही होगा क्योंकि only A तो इसके साथ कॉमन नहीं आ रहा। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा, देखो fired from B है, fired from only A या only B। तो फायर्ड फ्रॉम बी, बी में तो देखो बी जब लेते हैं ना तो बी में बी या ए या बोथ ए बी ये केसेस आ जाते हैं कि फायर्ड फ्रॉम बी अगर पूछा हुआ है ना तो इसका मतलब होता है या बी ने फायर किया, ए ने तो नहीं किया होगा, या ए बी दोनों ने फायर किया होगा, मतलब ए का हमें कोई लेना देना नहीं है इसमें। बट फायर्ड फ्रॉम ओनली बी मतलब बी ने किया है बट ए ने नहीं किया, बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहाँ पे या बी आ रहा है या ए एंड बी दोनों आ रहे हैं, तो ए एंड बी दोनों तो हो नहीं सकते। तो इन दोनों इवेंट्स का जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। सो दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश हमने ये लिया था, तो ये था 0.7 इंटू 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आया हमारा 0.38। ये हो जाएगा 0.14 अपॉन 0.38, 14 अपॉन 38। जब इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 7 अपॉन 19 विच इज़ द आंसर। अब हमारा फोर्थ केस स्टडी, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें है पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू चेन्नई एंड विशाखापट्टनम वाया शिप रूट। अपना ये जो कहानी है ना आगे यूज़ होएगी, तो इसका ना हम थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाते जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर को ले लेते हैं पीबी, पीबी से चेन्नई को ले लेते हैं सी और विशाखापट्टनम को ले लेते हैं वी। तो यहाँ से शिप जाता है, मतलब पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई शिप जाता है, पोर्ट ब्लेयर टू विशाखापट्टनम शिप जाता है। तो ऑब्वियसली चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर एंड विशाखापट्टनम टू पोर्ट ब्लेयर भी शिप जाता होगा। उसके बाद है
अच्छा वाइसा वर्सा भी लिखा है। तो उसके बाद है स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप। दे आर टू पॉपुलर टूरिस्ट आइलैंड्स इन अंडमान आइलैंड्स। वन हैज़ टू टेक अ फेरी फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू रीच दीज आइलैंड्स। फेरीज हैं दैट सेल फ्रीक्वेंटली बिटवीन थ्री आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप। तो अब इसमें क्या है, पोर्ट ब्लेयर एंड शहीद द्वीप को इन लोगों ने SHD लिया हुआ है एंड स्वराज द्वीप को SWD लिया हुआ है। यहाँ से आगे पीछे फेरी जाती है और यहाँ से भी आगे पीछे फेरी का रूट है और इन दोनों के बीच में भी फेरी का रूट है। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह कनेक्टेड है? पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई विशाखापट्टनम कनेक्टेड है शिप रूट के साथ। देन पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप कनेक्टेड है फेरी रूट के साथ। एंड शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप जो है वो भी आपस में फेरी रूट के साथ कनेक्टेड है। तो ये थी हमारी कहानी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी के जिसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट इररेलेवेंट होता है, बट इसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ये हो गई हमारी सारी कहानी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट है X is the set of all 5 places. Y is the set of 3 places in Andaman Island. Relation R is given by, हमें सबसे पहले elements of R लिखने हैं। Elements of R जो है, देखो पहले ना फंक्शन वाला पार्ट मत पढ़ो, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का करते हैं। रिलेशन R के हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो उसके लिए देखते हैं X क्या है। X 5 प्लेसेस है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, ये 5 प्लेसेस हैं। Y इज द सेट ऑफ 3 प्लेसेस इन अंडमान आइलैंड्स। तो अंडमान आइलैंड्स में कौन कौन सी हैं? पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप। रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट X इज गिवन बाय X पे डिफाइंड है। X पे डिफाइंड है मतलब रिलेशन इज फ्रॉम X टू Y। R is equal to X1, X2 such that there is a direct ship or direct ferry from X1 to X2. करें इस क्वेश्चन को, पिछले पेज पे ही करते हैं। तो X था सेट ऑफ ऑल प्लेसेस, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप, राइट। और Y था जो अंडमान की 3 प्लेसेस है, पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप। ये ना CBSE ने एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलीज किए हैं जो कि CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो उसमें से है ये केस स्टडीज। तो यहाँ पे रिलेशन जो है फ्रॉम, रिलेशन ना क्वेश्चन में अब ये नहीं लिखा हुआ है कि X to Y डिफाइंड है, उसको थोड़ा उल्टे वे से लिखा हुआ है। देखो कैसे लिखा है, रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन X। ऑन X मतलब X to Y ही होगा। तो जो रिलेशन था वो फ्रॉम X to Y है। रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट शिप और फेरी होनी चाहिए। तो पहले ना चेन्नई से देखते हैं, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है ना, तो चेन्नई से चेक करते हैं। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक है, ठीक है, एक तो ये हो गया। देन स्वराज, चेन्नई से स्वराज द्वीप शहीद द्वीप तक नहीं है। देन विशाखापट्टनम से चेक करते हैं, साथ में ये भी लिख लेते हैं कि पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई भी है, या हम यहीं से देख के लिख सकते हैं। अब विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर है, ये भी लिख लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई। अब विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर है, तो पोर्ट ब्लेयर टू विशाखापट्टनम भी है। देन पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप
एंड स्वराज द्वीप से भी पोर्ट ब्लेयर होगा। देन स्वराज द्वीप से अच्छा, पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप भी है, तो पोर्ट ब्लेयर SHD और SHD से भी PB होगा। अब ये हम चेन्नई का कर चुके हैं, विशाखापट्टनम का कर चुके हैं, पोर्ट ब्लेयर का कर चुके हैं। स्वराज द्वीप टू पोर्ट ब्लेयर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। स्वराज द्वीप टू स्वराज शहीद द्वीप होगा, तो स्वराज द्वीप टू SHD एंड SHD टू SWD। और तो कुछ नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलेशंस बन गए। ये शहीद द्वीप के लिए SH था, तो आई थिंक SH मैंने C लिख दिया उसकी जगह, तो ये SH होगा। राइट तो ये फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा हुआ था रिलेशन के सारे एलिमेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इज द रिलेशन आर सिमेट्रिक? गिव अ वैलिड रीजन। तो ये चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। उसके लिए वापस रिलेशन पे जाना पड़ेगा। चेक करते हैं सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर XY बिलोंग्स टू R देन YX शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो CPB है तो PBC भी है, VPB है तो PBV भी है, PBSWD है तो SWD PBB है, PBSHD है तो SHD PBB है, SWD SHD है तो SHD SWD भी है। तो इसको लिखना कैसे है, पहले मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा छोटा ताकि हमें लिखने की जगह मिल जाए। तो इज रिलेशन आर सिमेट्रिक? गिव अ वैलिड रीजन। फॉर ऑल X1 X2 ordered pair belonging to R, X2 X1 belongs to R, therefore R is symmetric। एक दो एग्जाम्पल दे देना कि CPB belongs to R and PBC belongs to R, ऐसे। बट स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद पूछा है इज द रिलेशन आर ट्रांजिटिव? गिव अ वैलिड रीजन। तो थर्ड पार्ट में दो पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमें ना कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढना है कि ट्रांजिटिव ना हो। हमें ये पता है कि जो चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, या फिर हम ऐसे देख लेते हैं चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल ही, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक शिप है एंड पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप में भी शिप है, बट चेन्नई टू स्वराज द्वीप में कुछ नहीं है। तो ये वाला एग्जाम्पल लिख देते हैं, चेन्नई पोर्ट ब्लेयर एंड पोर्ट ब्लेयर स्वराज द्वीप बिलोंग टू आर। मतलब इस फॉर्म में होता है ना कि XY YZ बट XZ डज नॉट बिलोंग टू R। तो चेन्नई स्वराज द्वीप डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि चेन्नई जो है वो सिर्फ अंडमान के आइलैंड्स में से सिर्फ पोर्ट ब्लेयर से कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। बेटर है, अगर अपना आंसर को बेटर बनाना है, function relation R is said to be transitive if XY YZ belonging to R implies that XZ belongs to R। तो ये नहीं हो रहा क्योंकि XY YZ फॉर्म में है बट XZ डज नॉट बिलोंग टू R। C SWD जो है वो हमारे किसी में भी नहीं है रिलेशन में। अब थर्ड का है और पार्ट, इज द फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू गिव वैलिड रीजन। फंक्शन 1 1 ना हमें डिफाइंड है, बट इसमें देखो मैं उसको दोबारा लिख देती हूँ, f फ्रॉम
y टू x डिफाइंड है, ये ध्यान देना है, x टू y नहीं है, y टू x डिफाइंड है, मतलब ऐसे गिवन है, इमेज ऑफ पोर्ट ब्लेयर इज v, इमेज ऑफ SWD इज पोर्ट ब्लेयर एंड इमेज ऑफ SHD इज SWD। तो इस फंक्शन को ना हम अपना एक अच्छे मेथड से लिख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में। V की इमेज ऑफ पोर्ट ब्लेयर इज V, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो वो होगा PBV। सो दिस इज PB, V, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, और दूसरा है इमेज ऑफ SWD इज PB, तो SWD, PB, और इमेज ऑफ SHD इज SWD, तो SHD की इमेजेस SWD। तो हमारा जो फंक्शन गिवन है उसमें 3 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। y टू x है, y टू x है फंक्शन, y के हम लिख लेते हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। y में देखो सिर्फ पोर्ट ब्लेयर, SWD एंड SCD है, SHD, ये 3 है सिर्फ y के एलिमेंट्स। और जो x के एलिमेंट्स है, क्योंकि फंक्शन इज फ्रॉम y टू x, तो x के एलिमेंट्स में है CV, मतलब चेन्नई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, SWD एंड SHD, ये है। अब इसमें हम देखें PB की इमेज जो है वो है V, SWD की इमेज है PB एंड SHD की इमेज है SWD, तो ये है। तो एवरी एलिमेंट इन Y हैज अ यूनिक इमेज इन X, देयरफॉर F इज 1 1। 1 1 की डेफिनेशन यही होती है, तो ये 1 1 है। और पूछा हुआ है कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू क्या होता है कि जो अगर फंक्शन हो फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट, तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज फर्स्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें SHD एंड C की कोई भी प्री इमेज नहीं है, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ C एंड शहीद द्वीप इन X, therefore F is not on to। साथ में ना डेफिनेशंस दे सकते हो अपने आंसर को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, कि ऑन टू के लिए फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू x इफ अ फंक्शन इज फ्रॉम x टू y सच दैट fx इज इक्वल टू y, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारी हो गई, ये वाली केस स्टडी कंप्लीट हो गई। हाँ, सारे हो गए पार्ट्स। अब है हमारी नेक्स्ट केस स्टडी। मेडिसिनल ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स सम टाइम टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। अमाउंट इन mg ऑफ अ सर्टेन मेडिसिनल ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट t hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग टू एन इंडिविजुअल इज गिवन बाय दिस फंक्शन। सबसे पहले मैं फंक्शन लिख देती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। Ct हमें गिवन है -t³ प्लस 4.5 t स्क्वायर प्लस 54t, ये फंक्शन गिवन है 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 10। सबसे पहले ये लिखा है कि एक मेडिसिन जो है जब उसको इंजेक्ट करते हैं तो कुछ टाइम लेता है इफेक्ट प्रोड्यूस करने में। तो अब ये तो हमें पता है ना कि जब हम मेडिसिन को इंजेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी में वो पूरा होगा, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाएगा मेडिसिन। तो अमाउंट कितना रहता है t आवर्स के बाद, t नंबर ऑफ आवर्स है, सो t इज़ नंबर ऑफ आवर्स एंड Ct जो है वो है अमाउंट ऑफ मेडिसिन इन mg होगा आफ्टर t आवर्स। तो ये इतना है एंड शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ Ct इन द इंटरवल 0 to 10। मतलब 0 पे तो इसका जो अमाउंट है 0 आवर्स पे, ये मतलब जब उसको दिया मेडिसिन को उसके बाद ये इतनी होएगी, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो कम होती जाएगी और अल्टीमेटली 0 हो जाएगी मेडिसिन।
तो ये है सी टी फंक्शन जो गिवन है, तो सी टी इज अमाउंट ऑफ मेडिसिन इन आवर बॉडी इन एम जी आफ्टर टी आवर्स एंड टी इज नंबर ऑफ आवर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है फाइंड द रेट at which amount of drug is changing in the blood stream after administering the drug and show your work. Rate at which amount of drug is changing, मतलब rate of change of drug निकालना है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना है। रेट ऑफ चेंज तो डेरिवेटिव ही होता है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका सी डैश टी निकालना है, तो -3t² प्लस 4.5 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, 54t का डेरिवेटिव इज 54, तो -3t² प्लस 9t हो जाएगा प्लस 54। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अमाउंट निकालना है 5 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, रेट एट विच इट इज चेंजिंग। तो सी डैश टी निकालना है सी डैश 5 निकालना है, टाइम इज 5 आवर्स, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 9 इंटू 5 इज 45 प्लस 54, ये -75 प्लस 45 प्लस 54, सो दिस इज -30 प्लस 54 24, तो 24 mg आफ्टर 5 hours। रेट ऑफ चेंज एट 5 hours आफ्टर, रेट ऑफ चेंज है ना तो mg पर आवर, तो ड्रग इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 24 mg पर आवर। सेकेंड पार्ट में पूछा है शो दैट द फंक्शन सी टी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3,4। अब सेकेंड पार्ट में देखो दो पार्ट्स हैं, अब इसमें ध्यान रहना है, ये फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड में ऑप्शन है और थर्ड पार्ट हमें करना है। तो पार्ट के नंबर से देखना ऑप्शन किस में है। कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, या ये दोनों कर देंगे या ये दोनों, तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 2 में ऑप्शन है, थर्ड इज ऑलरेडी गिवन। शो दैट फंक्शन सी टी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3,4। सी टी लिख लेते हैं -t³ प्लस 4.5t² -t³ प्लस 4.5t² प्लस 54t। तो क्वेश्चन में पूछा है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3,4, तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 3,4 में हमें चेक करना होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए चेक करना होगा कि 3,4 इंटरवल में इसका डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो -3t² प्लस 4.5 इंटू 2t हो जाएगा प्लस 54, सो दिस बिकम्स -3t² प्लस 9t प्लस 54, इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं, t² -3t -18 हो जाएगा। जब हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे 3² -6t प्लस 3t -18, तो ये हो जाएगा -3 इंटू t -6 इंटू t प्लस 3। हमें इसको प्रूव करना है कि दिस इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3,4, तो माइनस साइन को ना एडजस्ट कर लेते हैं वापस, तो ये हो जाएगा 3t -6 t इंटू टी प्लस 3। माइनस को मैंने एडजस्ट कर लिया, चेक करना इजी हो जाएगा। तो सी डैश टी जो आया 3 इंटू 6 - t इंटू टी प्लस 3 आया, तो यहाँ पे अगर हम 3 और 4 के बीच में 3.5 ले लें तो ये पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन एनी केस पॉजिटिव है 3 to 4 में। बस हमें 6 - t का चेक करना है, बट अगर 3.1 भी वैल्यू हो या 3.9 भी हो तो भी ये पॉजिटिव है। तो सी डैश टी इज ग्रेटर देन 0 on interval 3,4, therefore Ct is strictly increasing in the interval 3,4। तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब है सेकंड का और पार्ट।
amount of drug in the bloodstream at which the action of drug is maximum is denoted by C maximum, मतलब maximum जब होगी drug. How long after administering the drug is C maximum attained? तो C maximum निकालना है, मतलब C फंक्शन का जो हमने C डैश निकाला था, तो हमारा C फंक्शन जो था वो जो भी गिवन था, हमने C डैश T निकाला था जो कि -3t² प्लस 9t प्लस 54 था. ये आया था C डैश T, और इसमें हमने जब स्प्लिटिंग मिडल टर्म से किया था t-6 इंटू t प्लस 3 आया था. अब हमें C मैक्सिमम निकालना है, तो उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा. C डैश T को इक्वल टू 0 पुट करो तो T की वैल्यू 6 एंड -3 आएगी. तो -3 टाइम तो नॉट पॉसिबल है, तो हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है विच इज़ इक्वल टू T इज़ इक्वल टू 6. अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस यहीं से निकाल लेते हैं, इजी रह जाएगा. माइनस सो सेकेंड डेरिवेटिव इज -3t का स्क्वायर हो जाएगा, -6t प्लस 9 हो जाएगा, और इसमें हम t की जगह 6 पुट करके देखेंगे तो -36 प्लस 9 जो कि -27 आ रहा है, लेस देन 0. तो C इज मैक्सिमम व्हेन t इज इक्वल टू 6. तो उस केस में ये मैक्सिमम है. और अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम जहाँ पे ये मैक्सिमम है, C मैक्सिमम है, हाउ लॉन्ग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग C मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड. तो C मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड 6 hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग. तो ये आ गया हमारा आंसर. ओके, तो ये सेकेंड पार्ट आ गया. थर्ड पार्ट में हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट द टाइम व्हेन इफेक्ट ऑफ ड्रग इज मैक्सिमम. तो इफेक्ट ऑफ ड्रग मैक्सिमम होगा 6 hours के बाद, तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम निकालना है, मतलब 6 hours पे निकालना है. CT हमारा ऑलरेडी ये है, तो इस पार्ट को मैं हटा रही हूँ, C डैश T वाले को. So this is our third part. तो C6 हमें निकालना है, तो -6 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4.5 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 54 इंटू 6. -6 का क्यूब इज -216. 4.5 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24, 34, तो ये आएगा 162 प्लस ये आएगा 324. तो यहाँ पे पूछा है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम जब ये मैक्सिमम होगा, तो देयर इज 270 mg of drug in the bloodstream after 6 hours. तो ये केस स्टडी हमारी हो गई खत्म. अब है नेक्स्ट. तो अब है हमारा नेक्स्ट केस स्टडी. इसमें देखो, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन. A school conducted a survey of their school staff to find their beverage preference. कि सबको क्या क्या सही लगता है. Each of them picked either tea or coffee as their first preference. इसमें ना टेबल से गिवन है with sugar without sugar. टोटल स्टाफ या कॉफ़ी वाले हैं या टी वाले हैं. कॉफ़ी में से विद शुगर वाले या विदाउट शुगर वाले में, टी में भी विद शुगर या विदाउट शुगर वाले हैं. Some of the insights from the survey are given below. 60% of the staff prefer coffee. ठीक है. So 90% of those who prefer coffee prefer it with sugar with coffee. 20% of those who prefer tea prefer it without sugar. What is the probability that person selected randomly from staff prefers a beverage with sugar? With sugar का बनाना है. तो ये है बेस थ्योरम का क्वेश्चन.
What is the probability that person from staff selected at random prefers coffee given that it is without sugar? तो सबसे पहले मैं इसके मेन पॉइंट्स लिख लेती हूँ. सबसे पहले ये इनसाइट्स में लिखा है कि 60% ऑफ स्टाफ प्रेफर कॉफ़ी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी को सी ले रही हूँ, 60% हो जाएगा. 60% को मैं 6/10 ले लेती हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी वाले कितने होंगे? ऑब्वियसली 40% होंगे, तो ये होगा 4/10. फिर उसके बाद लिखा है 90% ऑफ दोज हु प्रेफर कॉफ़ी प्रेफर इट विद शुगर. शुगर के साथ कॉफ़ी लेते हैं, तो शुगर के साथ लेते हैं सच दैट इट इज़ कॉफ़ी, वो है 90%, मतलब 9/10. इसी से हम अपना अगला डाटा भी निकाल लेते हैं कि विदाउट शुगर वाले S' सच दैट C हैज़ अकर्ड. एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है A सच दैट B हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A' such that B has occurred is always equal to 1. It's not the other way round. मतलब नीचे B and B' नहीं हो सकते, वो 1 नहीं होगा. बट जो फर्स्ट वाला है ना A and A' और नीचे वाला सेम हो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो इसमें है कि शुगर कॉफ़ी में लेते हैं 9/10 है, तो विदाउट शुगर कॉफ़ी वाले होंगे 1 - 9/10 विच इज़ इक्वल टू 1/10. अब नेक्स्ट लिखा है 20% ऑफ दोज हु प्रेफर टी प्रेफर इट विदाउट शुगर. विदाउट शुगर टी वाले हमें गिवन है टी, तो ये हो जाएगा 20% विच इज़ 2/10. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शुगर विथ टी वाले होंगे 1 - 2/10 विच इज़ इक्वल टू 8/10. अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द स्टाफ प्रेफर्स अ बीवरेज विद शुगर. शुगर वाले हमें चाहिए. ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. शुगर वाले दो केसेस हैं, या शुगर विद कॉफ़ी वाले साथ में पीसी लेते हैं. तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही लिखते हैं. जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है ना, वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता है. या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ शुगर विद टी साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ टी वाले. शुगर विद कॉफ़ी वाले हैं 9/10 एंड कॉफ़ी वाले हैं 6/10 एंड शुगर विद टी वाले हैं 8/10. तो इसको लिखते हुए ध्यान देना, ये S' है और ये S है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी वाले हैं 4/10. तो ये हो जाएगा 54/100 प्लस 32/100 विच इज़ इक्वल टू 86/100. जब इसको कैंसिल करोगे तो 43/50 इज़ द आंसर. तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब हमें पूछा है सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्रॉम स्टाफ सिलेक्टेड एट रैंडम prefers coffee given that it is without sugar. तो ये है prefers coffee given that it is without sugar. ये गिवन है. अब देखो C इंटरसेक्शन S' वाला पार्ट अपॉन S' वो सब तो हमारे पास नहीं है, सिर्फ S' वाला पार्ट ऐसे नहीं है. तो ये यूजिंग बेस थ्योरम होगा. ऊपर लेंगे हम फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S' सच दैट C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो जाएगा, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ S' सच दैट C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S' सच दैट T हैज़ अकर्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T. S' C की वैल्यू जो है वो है 1/10 एंड C की वैल्यू इज़ 6/10. और नीचे भी ये फर्स्ट तो सेम ही है 1/10 इंटू 6/10 प्लस S' T की वैल्यू इज 2/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T की वैल्यू है 4/10. ये नीचे 100 एंड 100 है ना, सबका कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 6/6 प्लस 8. तो 6/8 प्लस 6 इज 14. जब इसको कैंसिल करोगे आंसर इज 3/7. तो ये हमने केस स्टडीज़ कवर की है. इन केस स्टडीज़ से लग तो रहा है कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा का मिक्स करके केस स्टडी आ सकता है, या फिर बेस थ्योरम में से या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से, मतलब प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमा मिनिमा का केस स्टडी आने का ज़्यादा चांसेस हैं. रिलेशन फंक्शन का भी था इसमें एक. तो
Very important questions. Don't forget to cover them for your CBSE boards, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.